आप समूह का प्रेरणा आईएएस में। दोस्तों, आज का जो हमारा पीरियड है वो सल्तनत काल में बलबन के पीरियड को हम लोग पूरी तरह देखेंगे। जैसा कि मालूम है कि गुलाम वंश अथवा ममलूक वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक बलबन था। तो बलबन के प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके कार्यकाल के दौरान जो भी घटनाएं घटित होती है उस पर हमें ध्यान देना है। ऑलवेज हमें ध्यान रखना है एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी इसमें कवर हो जाए। तो सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि बलबन जब गद्दी पर आसीन हुआ तो इससे पहले ये काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था। तो सबसे पहले प्रारंभिक जीवन से इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। बलबन का जो प्रारंभिक नाम है वो नाम है बहाउद्दीन। जब ये युवा अवस्था में था तो मंगोलों ने इसे बंदी बना लिया था और इसे बसरा ले जाकर एक व्यापारी के हाथों बेच दिया था, एक दास, एक गुलाम के रूप में। और वो व्यापारी थे ख्वाजा जलालुद्दीन। इस व्यक्ति ने बहाउद्दीन को खरीदा, उसकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया, उसकी परवरिश की और जब बलबन और थोड़ा बड़ा हुआ तो इसे लेकर वो दिल्ली आया। उस वक्त दिल्ली में इल्तुतमिश सुल्तान था। जब बलबन दिल्ली पहुंचा तो बलबन के कुशलता को देखते हुए, उसकी प्रतिभा को देखते हुए इल्तुतमिश काफ़ी प्रभावित हुआ और बलबन को खरीद लिया एक दास के रूप में। आरंभ में बलबन इल्तुतमिश के समय एक नौकर के रूप में मौजूद थे, लेकिन कुछ ही दिनों में चूंकि इनमें प्रतिभा कूट कर भरी थी, इल्तुतमिश इसकी प्रतिभा को समझ गया था और इसे अपने चालीसा में शामिल कर लिया। जैसा कि मालूम है कि चालीसा गुलाम सरदारों का एक गुट था जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। और यही चालीसा ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का समूह था क्योंकि सभी महत्वपूर्ण इन्हीं लोगों को प्रदान की जाती थी। और अब चालीसा का मेंबर बलबन बन जाता है इल्तुतमिश के पीरियड में। ध्यान देना है कि जब तक इल्तुतमिश था ये चालीसा के सदस्य थे। इल्तुतमिश की मौत होती है 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की जब मौत होती है तो ये भी आपको याद होगा कि इल्तुतमिश ने मरने से पहले अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु तुर्क अधिकारियों ने, जो तुर्क अमीर थे, उन लोगों ने रजिया को गद्दी नहीं सौंपी। उनके भाई यानी इल्तुतमिश के एक अन्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान के पद पर आसीन कर दिया। उस वक्त बलबन ने रजिया का साथ दिया था जब ये घटनाएं घटित हो रही थी। रजिया का साथ देने के कारण रुकनुद्दीन फिरोज ने बलबन को कैद खाने में डाल दिया था। कुछ अवधि तक ये कैद खाने यानी बलबन कैद खाने में भी रहा था, किंतु जब रजिया शीघ्र ही गद्दी पर आसीन हुई, सुल्तान बनी, तो इसे कैद खाने से रिहा किया गया। फिर रजिया के समय जब उसके भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह ने विद्रोह किया, रजिया की हत्या करवाई, उस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं बलबन मुइजुद्दीन बहराम शाह के साथ था। अब वो रजिया के खिलाफ बहराम शाह का साथ दे रहा था। फिर मुइजुद्दीन बहराम शाह के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह और अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद। इस समय तक आते आते बलबन ने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली थी कि चालीसा का सबसे प्रमुख व्यक्ति वो बन चुका था। कह सकते हैं कि चालीसा का प्रमुख कोई था तो वो बलबन था। नासिरुद्दीन महमूद का पीरियड बलबन के उत्थान का, बलबन के जीवन में जो सर्वाधिक शक्ति उसने अर्जित कर ली थी वो वही पीरियड है। इसलिए कहा भी जाता है कि नासिरुद्दीन महमूद नाम का सुल्तान था, वास्तविक शक्ति बलबन के हाथों में केंद्रित थी। इसलिए आगे ये बात कही भी जाती है कि बलबन कुल मिलाकर 40 वर्षों तक शासन किया था। 20 वर्ष सुल्तान के रूप में और उससे पहले 20 वर्ष नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब यानी उसके संरक्षक बनकर एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक राज्य का प्रमुख अधिकारी के रूप में। इसलिए जो बलबन का पीरियड है, अब बलबन जब गद्दी पर आसीन होते हैं, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद रिश्ते में बलबन का दामाद भी है। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से किया था। नासिरुद्दीन महमूद की मौत होती है तो इनकी मौत के बारे में भी कई बातें कही जाती हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि बलबन ने
जहर या विष देकर उसकी हत्या करवा दी थी। घटनाएं जो भी घटित हुई हो, नासिरुद्दीन महमूद की जब मौत होती है, इसके पश्चात बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। और वो जो गद्दी पर आसीन होता है तो वो पीरियड है 1266 ईस्वी। इस वर्ष बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। बलबन जब गद्दी पर आसीन हुआ तो सबसे पहला उसने ये काम किया कि इल्तुतमिश के परिवार के जो बचे हुए सदस्य थे उसकी हत्या करवा दी, क्योंकि ये लोग भविष्य में खतरा पैदा कर सकते थे। इतना ही नहीं, चूंकि जिस चालीसा का मेंबर वो खुद था और चालीसा जिस प्रकार सुल्तानों को गद्दी पर बिठाकर उसकी हत्याएं करवा रहा था, यानी सुल्तानों को बदल रहा, इसके लिए खुद जिम्मेवार था। और वो इन तथ्यों को देखा था, इन चीज़ों को जान रहा था कि चालीसा सुल्तानों के साथ क्या कर रही है। इसलिए जैसे ही वो सुल्तान बना, सबसे पहला काम ये किया कि उसने चालीसा को समाप्त करने का निर्णय लिया और चालीसा को भंग किया। सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली, यानी सुल्तान अब सर्वशक्तिमान बन गया। बलबन के समय में संपूर्ण शक्ति का अधिष्ठाता ये खुद हो गया था। बलबन जब गद्दी पर आसीन हुआ तो इसकी जो नीतियां हैं उस पर हमें ध्यान देना है। बलबन अपने आप को अफरासियाब वंश से जोड़ता था। ध्यान रखेंगे कि अफरासियाब ईरान का एक प्रतिष्ठित राजवंश था और यह कहता था कि हम उसी राजवंश से संबंधित हैं। अपने आप को उच्च कुलीन ये मानता था। चूंकि बलबन का परिवार एक संपन्न परिवार था, लेकिन मंगोलों ने इसे गुलाम बनाकर इसे बेच दिया था। इनके पिता अपने कबीले के मुखिया हुआ करते थे, इसलिए बलबन में ये बातें मौजूद थी कि वह अपने आप को उच्च कुलीन मानता था। और वो कहता था कि निम्न कुल के व्यक्ति को मैं देखता हूं तो हमारा खून खौल उठता है। ये उसकी मान्यता थी। लेकिन आगे हमें यह भी ध्यान रखना है कि जब वो सुल्तान बनता है तो प्रजा के साथ उन्होंने एक समान न्याय किया था, कोई भेदभाव नहीं किया, कोई उच्च वर्ग के हो, प्रकार उसने शासन तंत्र को संचालित किया। बलबन संपूर्ण दिल्ली सल्तनत का पहला वो सुल्तान है जिसने अपने राजत्व संबंधी सिद्धांत की व्याख्या की, अपनी किंगशिप थ्योरी दी थी। सल्तनत काल में बलबन ने अपने आप को पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि बताया। उसने कहा अपने आप को नियाबते खुदाई और जिल्ले इलाही, ये दो वर्ड हैं। अल्लाह का प्रतिनिधित्व या अल्लाह का प्रतिबिंब इसने अपने आप को कहा। यह ध्यान रहे कि बलबन पहला सुल्तान है जो अपने आप को जिल्ले इलाही और नियाबत खुदाई कहता है, यानी पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि खुद को वो बताता है। अब सुल्तान जब इस नीति को फॉलो कर रहा था, यानी सुल्तान सर्वशक्तिमान है। जब ये गद्दी पर आसीन हुआ तो इसने पूरी तरह अपने दरबार को फारसी तौर तरीकों पर सजाया और आगे बढ़ाया। जैसा कि मालूम है, अपने आप को वो अफरासियाब वंश से जोड़ता था, वो ईरान के राजवंश थे, इसलिए ईरानी परंपरा को उसने फॉलो किया अपने दरबार में। यह नौरोज उत्सव को मनाना आरंभ किया। जैसा कि मालूम होगा कि नौरोज उत्सव पारसी समुदाय का, जो पर्शियन लोग हैं, उनका नव वर्ष का त्यौहार है। नए वर्ष के उपलक्ष्य में वो इस त्यौहार को मनाते हैं और बलबन ने इसे अपने दरबार में मनाना आरंभ किया। सुल्तान की प्रतिष्ठा को और अधिक प्रतिष्ठित करने के लिए उसने जिस परिपाटी या जिस रणनीति को फॉलो किया, उसमें एक शब्द आते हैं सिजदा और पाबोश। ये पहला सुल्तान था जिसने दरबार में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये अनिवार्य कर दिया था। यह सिजदा पर है पांव चूमना, यानी कोई व्यक्ति जब दरबार में प्रवेश करता था तो सुल्तान के समक्ष उसे झुककर सुल्तान के पांव को चूमना पड़ता था। ये कहलाती है सिजदा एवं पाबोस, और इसकी स्थापना करने वाला बलबन पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। यह अपने विरोधियों के प्रति बेहद कठोर था। इसकी मान्यता थी कि विरोधी को किसी भी कीमत पर माफ नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसने जो नीति बनाई वो काफी प्रसिद्ध है, लौह एवं रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन। इसको हम आयरन एंड ब्लड भी कह सकते हैं। ये एक ऐसी नीति थी जिसमें विरोधियों की हत्या कर उनकी पत्नी और बच्चों को दास बना लिया जाता था। इस नीति पर चलते हुए उसने जो दहशत पैदा की थी अपने साम्राज्य में कि जितने भी विरोधी थे बलबन के आगे
उनकी ये साहस नहीं थी कि वो विद्रोह कर सके या आवाज़ उठा सकें। कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं बलबन के पीरियड का, क्योंकि बलबन के पीरियड में भी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की ओर मंगोलों के आक्रमण लगातार हो रहे थे, खोखरों का उपद्रव भी हो रहा था। इसे मैप के थ्रू समझते हुए चलते हैं। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जैसा कि मालूम है वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंतर्गत एक स्टेट, एक राज्य भी है। सिर्फ हम लोग उसी के बारे में आज हम लोग जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली यहाँ पे है, आज ये पाकिस्तान का ये दायरा और ये अफगानिस्तान का। तो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ये जो सेक्शन है, ये वो इलाके हैं जहाँ खैबर दर्रा, जो सेंट्रल एशिया से आने वाले मंगोलों का मार्ग यही था। यहीं पर खोखरों का भी उपद्रव निरंतर जारी था। तो इसके समय यानी बलबन के पीरियड में भी ये इलाका काफ़ी डिस्टर्ब था। इसलिए बलबन ने एक ऐसे सेना नायक की नियुक्ति यहाँ पर की थी जो इसका कजन चचेरा भाई भी था। वो व्यक्ति है शेर खां। शेर खां की यहाँ उपस्थिति इस बात की गारंटी होती थी कि ये अब सुरक्षित इलाके हैं, क्योंकि जब तक ये रहा मंगोलों ने हिम्मत नहीं की भारत पर आक्रमण करने की, या खोखरों ने भी उपद्रव मचाया इसके पीरियड में कभी नहीं। इसीलिए शेर खां की लोकप्रियता इस इलाके में इतनी बढ़ गई थी कि अब बलबन इससे ईर्ष्या करना आरंभ कर दिया। एक सुल्तान के लिए एक बहुत योग्य व्यक्ति का साथ मिल रहा था, लेकिन बलबन को यह लगा कि यह व्यक्ति कल हमारे लिए खतरा न पैदा कर दे, इसलिए उसको मार्ग से हटाना इसने श्रेयस्कर समझा। यहां पर बलबन से यह गलती होती है, विष देकर शेर खां की वो हत्या करवा देता है। शेर खां की मौत होती है। अब इसके बाद फिर से मंगोलों के आक्रमण आरंभ हो जाते हैं और खोखरों का भी उपद्रव आरंभ हो जाता है। यानी इसके पीरियड में नॉर्थ वेस्ट का ये जो प्रोविंस है फिर से संकटग्रस्त हो गया था। अब बलबन ने अपने बड़े पुत्र मोहम्मद को यहां की जिम्मेवारी सौंपी थी। ध्यान रहे, ये बलबन का बड़ा प्यारा पुत्र था मोहम्मद, और सबसे अधिक बलबन को अगर किसी से लगाव था तो वो मोहम्मद ही था। मोहम्मद को अब इस इलाके की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। मोहम्मद ने मुल्तान को अपना सेंटर बनाया था। मुल्तान जो आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, वहां पर इसने अपना सेंटर बनाया। मंगोलों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ की। मंगोलों से ही लड़ते हुए मोहम्मद का निधन हो गया था, उसकी मौत हो गई थी। मोहम्मद का निधन होना बलबन को पूरी तरह तोड़ दिया था, क्योंकि सबसे प्यारा पुत्र बलबन का था और बलबन इसके निधन से काफी टूट चुका था। लेकिन बलबन की एक खासियत है कि सार्वजनिक तौर पर वो अपने दुख को कभी व्यक्त ही नहीं करता था। उसे देखने से यह प्रतीत ही नहीं होता था कि वो व्यक्ति इतना दुखी है, लेकिन जब भी वो एकांत पाता था, फूट फूट कर अपने पुत्र को याद कर वो रोता था। मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात बलबन की जो स्थिति थी, उनकी तबीयत भी खराब रहनी आरंभ हो गई। यहां पर ध्यान रखना यह है कि बलबन जिस वक्त सुल्तान था, इसके समय में सबसे सशक्त जो विद्रोह हुआ था वो पूर्वी भारत में, जो यहां बंगाल है, बंगाल में तुगरिल खां का, याद रखिएगा, तुगरिल खां का विद्रोह हुआ था। तुगरिल खां को बलबन ने खुद बंगाल की सूबेदारी सौंपी थी, लेकिन बलबन की अस्वस्थता को देखते हुए उसने स्वयं को वहां पर स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। बलबन ने इसके विद्रोह को दबाने के लिए आरंभ में अवध के अख्तादार यानी सूबेदार अलप्तगीन थे, उन्हें उसे भेजा था। लेकिन अलप्तगीन की जो फौज थी वो जाकर तुगरिल से ही मिल गई थी। बाद में एक और सैन्य दल भेजा गया, लेकिन वो भी सफल नहीं हुआ। अब बलबन खुद बंगाल के लिए प्रस्थान किया। ध्यान रहे कि जब बलबन बंगाल के लिए प्रस्थान किया तो तुगरिल खां पकड़ा गया और उसकी हत्या कर उसका गला काटकर बलबन के सामने पेश किया गया था। जियाउद्दीन बर्नी ने जो वर्णन किया है बंगाल की घटना का, वो काफी रोंगटे खड़े कर देने वाला है, क्योंकि जैसा कि मालूम है बलबन की नीति क्या थी, लौह एवं रक्त की नीति। तो चूंकि तुगरिल खां ने विद्रोह किया था, इसलिए बंगाल की जनता को भी बलबन ने दंड देने का निश्चय किया, उन लोगों को जिन्होंने तुगरिल की मदद की थी। लखनौती जो उस वक्त बंगाल की राजधानी थी, बर्नी के अनुसार 2 मील लंबी सूली टांगी गई थी, लगाई गई थी और उस पर लोगों को लटका दिया गया था। ऐसा विभत्स दृश्य जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, लोग मूर्छित हो जाते थे।
वास्तविकता यह है कि बलबन यह दिखाना चाहता था कि हमारे खिलाफ आवाज उठाने वालों का क्या अंजाम होता है। जब बंगाल में तुगरिल खां के विद्रोह का दमन किया, तब बलबन ने बंगाल का प्रशासक अब अपने छोटे पुत्र बुगरा खां के अधीन कर दिया। ध्यान रखें कि बुगरा खां बलबन का छोटा पुत्र है, जबकि बड़ा पुत्र मोहम्मद था। लौटते समय बलबन ने बुगरा खां को चेतावनी भी दी कि वफादार बने रहना। अब बुगरा खां बंगाल को संभाल रहा था और बलबन वापस दिल्ली लौट चुका था। कुछ ही दिनों के पश्चात जब बड़े पुत्र की मौत होती है मोहम्मद की, सुल्तान की तबीयत भी निरंतर खराब रहने लगती है। अंत समय आने से पहले बलबन अपने पुत्र को याद करता है और बुगरा खां को बंगाल से दिल्ली बुलाता है अपने पास। बुगरा खां दिल्ली वापस आता भी है, किंतु अपने पिता के क्रुद्ध स्वभाव, जो क्रोधी स्वभाव है, इसको देखकर वो इतना डर जाता है कि वो वापस बंगाल भाग जाता है। अब बलबन के सामने एक समस्या थी कि वो अंत समय उसे लग रहा था आ चुका है। बुगरा भी उनके पास से भाग चुका था। बलबन के पास ये ध्यान रखना है कि मोहम्मद के पुत्र और बुगरा के पुत्र दोनों साथ रह रहे थे, यानी दो पौत्र, एक कैखुसरो जो मोहम्मद का पुत्र था, दूसरा कैकुवाद जो बुगरा खां का पुत्र था। ये दोनों अपने दादा यानी बलबन के साथ ही दिल्ली में निवास करते थे। इसलिए बलबन अपनी मौत से पूर्व अपने बड़े पौत्र कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किंतु जब बलबन की मौत 1286 ईस्वी में होती है, तब तुर्क अमीरों ने कैखुसरो को गद्दी पर नहीं बिठाया, कैकुवाद को गद्दी पर बिठा दिया। इसकी वजह यह जान पड़ती है क्योंकि बुगरा खां जीवित था। उन्हें लगा कि अगर इनके पुत्र को गद्दी सौंपी गई तो संभवतः बुगरा खां विरोध नहीं करेगा। इसी को ध्यान में रखकर अब जो अगले सुल्तान बनते हैं वो कैकुवाद बन जाते हैं। तो यहां के बाद हम लोग देखेंगे कि जो इनका वंश है, जो मामलुक वंश जिसे हम गुलाम वंश भी कहते हैं, बहुत शीघ्र ही विघटित हो जाते हैं और अब खिलजियों का आगमन होता है। तो ये किस प्रकार होगी, नेक्स्ट वीडियो में इसके संबंध में आगे चर्चा होगी। ओके।